हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी सीखे चैनल पर। आज है 16 अगस्त। तो आज हम देखने जा रहे हैं 16 अगस्त के करंट अफेयर्स। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको जो है एक व्हाट्सअप लिंक दे रखा है और नीचे फेसबुक का जो है लिंक है, तो आप वहाँ पर भी जाइए। वहाँ पर भी आपको जो है व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर भी है 8630827109। ठीक है, तो आप इस पर क्या करेंगे, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ से एक मैसेज कर देंगे, आई एम अ न्यू स्टूडेंट। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और आपको वहाँ से जो है पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं ताकि हम आपको टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम पर, ये फेसबुक पर, इन सभी जगह आपको जो है पीडीएफ आसानी से मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पी के मुथुस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो पी के स्वामी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, संगीत से। आगे देखते हैं, ये इनकी शक्ल है, देखिए। ठीक है, चलिए, वैसे तो अब ये नहीं रहे, लेकिन अगर रहते तो आप जो है इनसे जरूर मिल सकते थे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं क्या है। देखिए, हाल ही में तमिल फिल्म के गीतकार थे, ये तमिल में गाना गाते थे, जिनका नाम था पी के मुथुस्वामी का। त्रिची, त्रिची एक जगह का नाम है, त्रिची के पास नमक्कल में आर पुदुपट्टी गांव में इनका निधन हो गया। कहाँ पे? त्रिची के पास नमक्कल में आर पुदुपट्टी गांव में इनका निधन हो गया है। ठीक है, अपनी फिल्मी करियर में उन्होंने मनक्कू, मनक्कू कितना अजीब सा नाम है ना, मनक्कू, तमिल में नाम भी अजीब अजीब से होते हैं। ठीक है, मनक्कू मारम बारमा, मनक्कू मारम बारमा। ठीक है, जिसका अर्थ है क्या पेड़ पृथ्वी पर बोझ है। ठीक है, जैसे यादगार तमिल फिल्म के गीत लिखे थे जो अभी भी प्रासंगिक है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये जो है पी के मुथुस्वामी है, इनका निधन हो गया है। आपको ये क्या बातें याद रखनी है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये पी के मुथुस्वामी है, ये एक तमिल जो है गीतकार थे। ठीक है, संगीतकार थे, और इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। और इन्होंने मनक्को मारम बारमा, शायद आपको याद भी ना रहे, मेरे को भी बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। इसका मतलब है क्या पेड़ पृथ्वी पर बोझ है, तो इस तरीके से। और मे भी कि ये आपसे पूछा जाए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये इनकी जो है मृत्यु कहाँ पर हुई। तो त्रिची के पास नमक्कल में आर पुदुपट्टी गांव में इनका निधन हुआ। ठीक है, बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जारी करता है। तो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जारी कौन करता है? ये आपका करता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जारी कौन करता है? आपका भारतीय रिजर्व बैंक। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखिए क्या है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019 से 20 की चौथी तिमाही के लिए अपना तिमाही आवास मूल्य सूचकांक यानी एचपीआई जारी कर दिया है। इसकी गणना क्या, जो आधार वर्ष है वो है 2010 से 11 का। यह तिमाही आधार पर जो है किया जाता है। क्या? हाउसिंग प्राइस जो इंडेक्स है ये तिमाही के आधार पर जो है लिया जाता है। ये जो है 10 प्रमुख शहरों जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई। ऐसा लगता है ना कि ट्रेन की आ रही है कि कोलकाता मुंबई ठाणे जाने वाली इतने से इतने पे आ रही है। तो ये वही, तो ये मेरे को थोड़ी वैसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो लखनऊ और मुंबई में आवास पंजीकरण अधिकारियों से प्राप्त लेन देन स्थल के आंकड़े पर आधारित है। कहने का मतलब क्या है, ये जो हम रहते हैं ना, तो उनका एक पंजीकरण होता है कि कौन कौन रह रहा है, तो उसके आधार पर जो है आंकड़े लिए जाते हैं और लेन देन भी किया जाता है कि उसका टैक्स लगता है यहाँ पर। तो ये सारा कुछ जो है एचपीआई के अंडर में आता है। आप सभी को बात समझ आया? ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली क्या बात है, देखो ये एचपीआई है मतलब हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, जो जहाँ पे रहता है उसका पंजीकरण होता है, उसके हिसाब से उसे हाउसिंग टैक्स जो है देना होता है। और ये जो है एचपीआई जो है तिमाही होता है, 3 महीने के बाद ये आपका बिल बन के आता है। और इसका जो आधार वर्ष है आंकड़े काउंट करने का वो है 2010 से 11। ठीक है, वैसे तो अगर मैं बात करूँ ये मुख्य 10 शहर में है, मुख्य 10 शहरों में ये जो है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, जो क्योंकि यही जो है ज़्यादा कमाने वाले शहर हैं। ठीक है, डेवलप शहर है, तो यहीं पे लगता है ये जो है लग रहा है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन निम्न में से कौन सा शहर ऐसा है जिसमें कि हाउसिंग प्राइस इंडेक्स नहीं लगता है। ठीक है, या नहीं लगा है। तो आपको ये याद रखना है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। और कौन सा नहीं है ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि कौन सा है वो तो आप जल्दी बता देंगे, कौन सा नहीं है उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अब देखिए एचपीआई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये जो एचपीआई है ये
तीन तरीके से बांटा गया है। एचपीआई जो है ये तीन तरीके से बांटता है अपने जो इंडेक्स है वो तीन तरीके से बांटता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो छोटे जो घर है उनके लिए छोटा, जो बड़े मकान के मालिक है तो उनके लिए जो है लार्ज। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल बात है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से भी बना के दे सकता है। कैसे, देखिए कि जैसे फर्स्ट आपको ऑप्शन दे रखा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, जो कि किसके, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है। क्या, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, एनएसओ के थ्रू जारी किया जाता है, और ये किसके अंडर में आता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन। और इसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तभी आप बता पाएंगे कि वो पहला सही है या गलत। ठीक है, अगला आपका क्या आता है, थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक सलाहकार विभाग के कार्यालय द्वारा उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर है आपका ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। ठीक है, अब देखिए कैसे, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानिए क्या है। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थव्यवस्था में खुदरा मुद्रास्फीति को मापने का एक सूचकांक है, ना कि ये जो बता रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अर्थव्यवस्था में खुदरा जो मुद्रास्फीति होती है उसको मापने का एक सूचकांक है, जो अधिकांश सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को एकत्रित करता है। कहने का मतलब क्या है, जो छोटे मोटे जो वस्तु है सेवा कर रहे हैं उसमें जो उनकी कीमतों में जो परिवर्तन होता है वो जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के थ्रू ही होता है। ठीक है, अगला क्या है, यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। मतलब पहले में एक बात तो सही थी कि वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है। बिल्कुल सही, तो मतलब पहला तो आपका बिल्कुल सही है, मतलब पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्या आता है आपका, थोक मूल्य सूचकांक। दूसरे के बारे में बात हो रही है, जैसे हम बोलते हैं WPI का उपयोग स्थल पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सलाहकार विभाग के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। और ये यहाँ पे क्या कह रहा है, थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक सलाहकार विभाग के कार्यालय द्वारा उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, मतलब हमारे पहला और दूसरा दोनों ही सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। मैंने पहले ऐसे ही बोल दिया था। ठीक है, बट लेकिन अभी आपको बताना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि इसको विस्तार से हमने जान लिया है, तो अब हमारा आंसर बदल गया। क्या हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, अगला आता है ग्रेटर माले बुनियादी ढांचा। ग्रेटर माले बुनियादी ढांचा परियोजना अब तक की सबसे बड़ी परियोजना होगी, जिसे निम्नलिखित में से किस देश में लागू किया जाएगा। तो ये किस देश में लागू की जा रही है, ये ग्रेटर माले बुनियादी जो है ढांचा परियोजना, ये है आपका मालदीव। ठीक है, ये मालदीव में चलाई जा रही है। अब थोड़े विस्तार में जानते हैं। देखिए क्या है, ग्रेटर माले बुनियादी ढांचा परियोजना GMCP मालदीव में लागू होने वाली अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। इसमें इस माली लिख दिया है, माले की, इसमें माले की वेलिंगली, गुलीफाहू और थिलाफूसी, कितना अजीब सा नाम है ना, आप पढ़ के देखिए जरा कैसे लगता है, आप बोल के देखिए। वेलिंगली, गुलीफाहू और थिलाफूसी द्वीपों के बीच 6.732, मतलब ये जो है वेलिंगली, गुलीफाहू और थिलाफूसी ये जो द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, इनके बीच जो है 6.732 किलोमीटर के फूल कार्यवाहक लिंक का निर्माण शामिल है। फूल नहीं, पुल आएगा यहाँ पर, पुल। ठीक है, पुल कार्यवाहक लिंक का निर्माण शामिल है। ठीक है, तो ये टेक्निकल एरर है, तो धीरे धीरे करके वो जो है उसका सुधार होता जाएगा। ठीक है, हो जाती है। चलिए उसके बाद आगे क्या है कि हाल ही में भारत ने ग्रेटर माले बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की। मतलब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्रेटर माले बुनियादी ढांचा परियोजना मालदीव में शुरू हुई है, और ये जो है वेलिंगली, गुलीफाहू और थिलाफूसी द्वीपों के बीच एक जो है पुल का निर्माण करेगी 6.73 किलोमीटर का। और क्यों, क्योंकि भारत ने मालदीव को इसके लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने ओमेगा सेंटोरी के धातु समृद्ध प्रतिरूपी के से घिरे एक हीलियम संवर्धित ठंडे चमकीले सितारे की खोज की है। तो वो कौन है, हमारा देश भारत, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। ठीक है,
तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान, एक मतलब अपने द्वारा चलाए जाने वाला संस्थान, उसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसी को हम बोलते हैं भारतीय खगोल भौतिकी विज्ञान के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ओमेगा सेंटोरी के धातु समृद्ध प्रदीप से घिरे नहीं, यहाँ पे आएगा घिरे एक हीलियम संबंधित ठंडे चमकीले सितारे की खोज की है। ठीक है, तो हीलियम का एक ठंडा चमकीला सितारा है, तो इसकी खोज करी है किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। ठीक है, बात समझ आई? आगे बढ़े। इसको मैं जो अब आपको पीडीएफ दूंगा तो वहाँ पे ये ठीक कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये कौन कर रहा है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जो है 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक ये फिट इंडिया फ्रीडम रन जो है चलाया जा रहा है। एक्चुअली इसमें होगा क्या कि 9 घंटे तक दौड़ना है। ठीक है, तो 9 आवर्स एगो मतलब रनिंग। तो ये आपकी क्या है? रनिंग है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप जितना ज़्यादा रन करेंगे उतना ज़्यादा आप फिट रहेंगे। तो ये वही परियोजना है, फिट इंडिया फ्रीडम रन। ठीक है, मतलब फ्रीडम रन मतलब कितना भी दौड़ो। ठीक है, और ये किसके द्वारा कार्यक्रम चलाया गया? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है, युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जो है 15 अगस्त को भारत की 74वीं, तो इस बार जो है 74th 15 अगस्त मनाया गया है दिवस पर किया जाएगा, और इसका जो समापन है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 151वीं, यानी कि आपकी जो 2 अक्टूबर आएगा आपको पता लग जाएगा कि उसमें महात्मा गांधी की कौन सी जयंती है? 151वीं। ठीक है, पर किया जाएगा। बात समझ आई? तो ये आपका रनिंग प्रोग्राम है, इसमें आपको दौड़ना है और ताकि आप स्वस्थ रहें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक भारत की भागीदारी का शताब्दी ईयर मनाता है? तो ओलंपिक खेल में भारत की भागीदारी का ये शताब्दी यानी 100वां ईयर कौन मनाता है? तो ये है आपका डेक्कन जिमखाना क्लब। डेक्कन जिमखाना क्लब जो है भारत की जो है भागीदारी जब ओलंपिक में हुई थी तब से लेके अभी तक 100 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसे कौन मनाता है? डेक्कन जिमखाना क्लब। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, अच्छा ये देखिए थोड़ा, ओलंपिक में जो है ये आपके 5 तरीके के साइन होते हैं। एक तो ब्लू होता है, एक ऑरेंज होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है और रेड होता है। तो आपसे ऐसा पूछ लेते हैं कि ओलंपिक में कौन सा रंग नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ठीक है, बात समझ आए? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जानते देखिए इसके बारे में। हाल ही में डेक्कन जिमखाना क्लब ने ओलंपिक में भारत भागीदारी शताब्दी मनाई है। ठीक है, तो ये मनाता ही है। जिमखाना क्लब के इतिहास के अनुसार 1919 में डेक्कन दोराबजी टाटा के नेतृत्व में पुणे के डेक्कन जिमखाना क्लब में एक बैठक आयोजित की गई थी। कहाँ पर? दोरबजी टाटा के नेतृत्व में, मतलब उस समय हेड कौन थे? दोरबजी टाटा। उनके नेतृत्व में पुणे के डेक्कन, ये जो डेक्कन जिमखाना क्लब है ये पुणे में है, तो उसमें एक बैठक आयोजित की गई थी जहां जो है बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय टीम ओलंपिक खेलों में भाग लेगी। तो तब से 1999 से लेकर जो ये निर्णय लिया अभी तक के 100 वर्ष, और जो है भारत के जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं उसके 100 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसे कौन बना रहे हैं? डेक्कन जिमखाना क्लब। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए थोड़ा और जानते हैं। देखिए, विंटर ओलंपिक की बात आई है तो अब आप जान लीजिए कि 2020 में जो समर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ? टोक्यो जापान में होंगे। 2018 में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे वो साउथ कोरिया और कहाँ पे हुआ था? कहाँ पर? प्योंगचैंग, साउथ कोरिया के प्योंगचैंग में हुआ था 2018 में विंटर ओलंपिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? एयर बबल्स समझौते के तहत किसी भी प्रकार का वैध वीजा रखने वाले, मतलब किसी के पास अगर कानून के अनुसार बनाया गया वीजा है उसके अनुसार अगर कोई रखता है तो वो भारतीय यात्रा निम्न में से रखने वाले भारतीय यात्री निम्न में से किस देश की यात्रा कर सकते हैं? मतलब जिन लोगों के पास वीजा है कानूनी तौर पर वो किस किस देश की यात्रा कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम, चाइना और कनाडा। यूनाइटेड किंगडम, चाइना और कनाडा। फर्स्ट, सेकंड और फोर है आपका यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि चाइना से तो हमारा लेना देना है ही नहीं। ठीक है, इसलिए चाइना तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब देखिए इसमें थोड़ा क्या है, नगर विमानन महानिदेशालय DGCA भारत के महानिदेशक के अनुसार
मतलब भारत के जो अटॉर्नी जनरल है उनके अनुसार एयर बबल समझौते के तहत किसी भी तरह का वैध वीजा रखने वाले, मतलब जिनके पास कानून के अनुसार वीजा है, वो जो यात्री है यूनाइटेड किंगडम, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूएसए मतलब आप सभी चाहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और सऊदी अरब यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा कर सकता है। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन देखो अपना देश के समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित करा। देखो वेबिनार क्या है कि ऑनलाइन जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन जो है जुड़ सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। तो ये है, ठीक है। ये शुरू किसने किया है? पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया है। तो थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है, वेबिनार को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ तकनीकी जो है साझेदारी के में प्रस्तुत किया गया। कहने का मतलब क्या है, इस वेबिनार को बनाने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग और जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसकी जो टेक्नोलॉजी है उन सभी के साथ मिलकर पर्यटन मंत्रालय ने ये जो है वेबिनार एक श्रृंखला शुरू की है। बात समझ आए? अब थोड़ा हम जान लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में, मतलब कि पर्यटन मंत्रालय के बारे में। तो ये फाउंडेड मतलब कब बना? जनवरी 2015 में बना था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मतलब पर्यटन मंत्रालय आपका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। बात समझ आए? आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत, देखिए हिंदी में कैसे अजीब से नाम होता है ना, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक जो है मतलब तटों पर जो रक्षा करने वाली जो हमारी फोर्सेस हैं, ठीक है, वो जो फोर्सेस हैं उनके लिए जो है एक अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया गया है और इसे क्या नाम दिया गया है? इसका नाम है सार्थक। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए क्या है, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनात 5 OPV, मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। 5 OPV क्या है इसका? OPV की श्रृंखला में यह एक चौथा स्थान है। कहने का मतलब क्या है, ये जो सार्थक है इसका चौथा स्थान है और ये क्या है, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया। कहने का मतलब क्या है, गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है उसने इसको बनाया है और इसका जो डिज़ाइन है वो स्वदेशी है, ठीक है, मतलब अपने ही देश ने इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है, सार्थक को, और जो कि अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है, ठीक है। तो इसमें नई तरीके की नेविगेशन, न्यू टेक्निक्स जो आपके उपकरण हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी, सेंसर्स और जो न्यू मशीन्स हैं उसको जो है लगाकर जो है इसे बनाया गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही बेहतर बनाया है, ठीक है। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। देखिए OPV क्या से फुल फॉर्म पूछी जा सकते हैं। हिंदी में तो आप बोलेंगे अपतटीय गश्ती पोत, अपतटीय गश्ती पोत बोलेंगे। इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? ऑफ शोर, शोर मतलब होता है तट। ऑफ शोर पेट्रोल विजिल, ऑफ शोर पेट्रोल विजिल इज अ सीरीज ऑफ 7 ऑफ शोर पेट्रोल विजिल बीइंग बिल्ड एट द कटुपल्ली शिपयार्ड बाय लिमिटेड शिप बिल्डिंग, ठीक है। तो कटुपल्ली में है क्या है? शिपयार्ड। तो वो जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है ये आपका कटुपल्ली में पड़ता है, ठीक है। तो कटुपल्ली जगह है गोवा में, तो वहाँ पर ये जो है बनाया गया ऑफ शिपयार्ड पेट्रोल विजिल। ये आपका कहाँ पर है? ऑफ शिपयार्ड जो पेट्रोल विजिल है ये आपका कहाँ पर है? कटुपल्ली में है, ठीक है, कटुपल्ली शिपयार्ड है, ठीक है। आप समझे? तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वाला जो पोर्शन है पूरा अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है, और पूरा जो करंट अफेयर्स है अच्छे तरीके से मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस किया ताकि आप कहीं भी आपको जो है समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक कीजिए, ठीक है। अभी मैंने शुरू किया है तो आप सभी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए कि ये मेरी मेहनत जो है कहाँ तक जो है सफल हो रही है, ठीक है। और इसका जो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो PDF लिंक के बारे में मैंने जो बात करी थी, तो PDF आपको अभी जो है व्हाट्सएप के थ्रू ही मैं आपको दे पाऊंगा। अभी टेलीग्राम चैनल जो है बना रहे हैं फेसबुक पर, और इन सभी पर आपको जो है धीरे धीरे करके जो है मिल जाएगा, ठीक है। बट जनरली अगर आपको अभी चाहिए तो आपको मैं व्हाट्सएप के थ्रू ही दे सकता हूँ। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 863082 तो इस पर आप जो है मैसेज करेंगे आई एम अ न्यू स्टूडेंट, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और जो है आपको PDF लिंक भेज दूँगा, ठीक है, PDF आपको भेज दूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूँगा आपको अगले दिन नई करंट अफेयर्स के साथ।